वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज लेकर के आए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कौन से एक्ट से हमने लाया है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो आपका है, उस एक्ट से हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो आइए, बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 3, जहां पर अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक बार देखेंगे इसमें कि क्या क्या हमें कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर हमें करना है। आइए बच्चे, और इससे पहले मैंने प्रीवियस कई सारे केस स्टडीज मैंने अपलोड किया हूं चैनल पे, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको देखिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कराया था और आज जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हम कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यूनिट नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि डिफाइन द गुड्स। आपको गुड्स के बारे में डिफाइन करना है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। व्हाट इज इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स स्कोप। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले आपको ये बताना है गुड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म गुड्स। गुड्स हम किसे बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। और उसके बाद व्हाट इज इंक्लूड, क्या क्या चीजें गुड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सक्लूड किया जाता है गुड्स के स्कोप से। तो आइए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स इंक्लूडेड एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था जब आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था गुड्स का मतलब क्या होता है, मैंने ये बताया था कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या इंक्लूड करी जाती है, सच एज स्टॉक, शेयर क्रॉप्स एंड ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड अग्री टू बी सेवर्ड। इट एक्सक्लूडेड, कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती है बच्चे, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइएगा देखिएगा, तो यहां पर एक्सक्लूड कौन सी चीज करी जाती है, एक्शनेबल क्लेम और मनी। ये दो चीज जो है गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो गुड्स की अगर बात करें एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज स्टॉक, शेयर क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच अटैच। ये वो चीज जो लैंड के साथ अटैच्ड है। एग्रीड टू बी शेवर्ड, इट एक्सक्लूडेड एक्शनेबल क्लेम और मनी। ये दो चीज यहां से क्या करना होता है बच्ची, एक्सक्लूड करना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद अगर बात करें यहां पर, चलिए कंक्लूजन की बात करें बच्ची यहां पर, तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, दस ओनली मूवेबल। यहां पर मूवेबल की बात करेंगे, टेंजिबल एंड सर्टेन थिंग्स इंटेंजिबल गुड्स आर कवर्ड, रियल एस्टेट एंड करेंसी आर नॉट। तो बच्चे यहां पर करेंसी को नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे बच्चे, आइए आइए जी। तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स में कौन कौन सी चीज यहां पर कवर करी जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। यहां पर ये बताना है डिफरेंस सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद व्हेन डज एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, कब एक एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है, कब ये कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में भी हमें समझना है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रोविजन की। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 एंड 4 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, सेल इन्वॉल्व्स इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था सेल का मतलब क्या होता है, कि मैंने ये मार्कर आपको सेल करा और आपने बदले में मुझे पेमेंट दिया, तो यहां पर सेल हो गया। यानी मैं इमीडिएट क्या कर रहा हूं, यहां पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं। बट यहां पर जब भी अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर फ्यूचर में ट्रांसफर किया जाता है। यानी गुड्स भी मैं डिलीवर फ्यूचर में करूंगा और पेमेंट भी मुझे रिसीव कब होगा, फ्यूचर में होगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, वाइल एंड अग्रीमेंट टू सेल इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्यूचर और अपॉन सम कंडीशन।
उसके बाद अगर बात करें एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल कब बनता है बच्चे, जब ये टाइम इलैप्स कर जाए या कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाता है, सेल बन जाता है, जब या तो टाइम खत्म हो जाए, इलैप्स हो जाए, या तो कंडीशन फुलफिल हो जाए। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द बायर, यहां पर बायर के पास क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है ओनरशिप। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका सेल क्या बन जाता है बच्चे, बिकम एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ए स्पेसिफिक पेरिस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड विदाउट शेलर नॉलेज, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट। हमें यहां पर लीगल इफेक्ट बताना है, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स अगर पेरिस हो जाता है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी हमें लीगल इफेक्ट बताना है कि गुड्स कैसा है, स्पेसिफिक गुड्स है, अगर ये क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है सेल करने से पहले, तो क्या होना चाहिए, सेल इज मेड विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर। तो प्रोविजन की बात करें बच्ची अंडर, आइए हम लोग देखेंगे यहां पर, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आइए आइए बच्ची, देखिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इफ द स्पेसिफिक गुड्स पेरिस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन विदाउट सेलर नॉलेज, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बच्चे, वॉइड बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो जब तक यहां पर सेलर के नॉलेज में नहीं है, विदाउट नॉलेज ऑफ सेयर, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। कंक्लूजन की बात करें, सिंस द सब्जेक्ट मैटर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म्ड, दिस एंश्योर्स नो one is held liable for goods that did not exist at the time of agreement। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। हमें टाइप्स ऑफ गुड्स बताना है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आपको ब्रीफली बताना है। मैंने बताया था बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रोविजन की, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ओन्ड एंड पासेस, फॉर एग्जांपल अ कार इन अ सेलर गैरेज, एक कार है सेलर के गैरेज में है। स्पेसिफिक की अगर बात करें बच्ची, जब हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। नंबर 1 स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। मैंने बता रखा हूं स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, असर्टेन गुड्स क्या होता है, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, इनके बारे में मैंने बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है हमारे चैनल पे, जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जब आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको चीजें डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आइए फ्यूचर गुड्स की बात करें बच्ची, तो गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर इन फ्यूचर, जैसे क्रॉप टू बी ग्रोन, कोई क्रॉप्स जो है ग्रोन होने वाला है फ्यूचर में। कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट, ये घटना, ये इवेंट की बात करें डिपेंडेंट करते हैं अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गुड्स अराइविंग बाय शिप, गुड्स जो है हमें अराइविंग किया जा रहा है शिप के थ्रू, हम उसको क्या बोलेंगे, कंटीजेंट गुड्स। कंक्लूजन की बात करें, क्लासिफिकेशन, इंपैक्ट, ओनरशिप, डिलीवरी एंड एनफोर्सेबिलिटीज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ प्राइस, हमें प्राइस के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द टर्म प्राइस, हाउ इट इज डिटरमाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्सप्लेन द टर्म प्राइस क्या होता है एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी अगर बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रोविजन की, जब भी अगर हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो यहां पर एज पर सेक्शन 9 एंड 10, सेक्शन 9 एंड 10 जो है डिटरमाइन करता है प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब क्या होता है, मनी कंसिडरेशन होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। इट कैन बी फिक्स्ड बाय, किस तरह से फिक्स की जाती है, तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरह से फिक्स किया जाता है प्राइस। फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो, फिक्स इन अ मैनर यानी एग्रीड, यानी मैं कह सकता हूं बाय वैल्यूअर के थ्रू, डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग के थ्रू आप कर सकते हो। और इफ अ थर्ड पार्टी फेल्स टू फिक्स द प्राइस, अगर यहां पर थर्ड पार्टी फेल कर जाता है प्राइस को फिक्स करने में, अग्रीमेंट में बिकम्स वॉइड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अनलेस गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड
कंक्लूजन की बात करें, प्राइस मस्ट बी डेफिनिट, प्राइस कैसा होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, डिटरमाइनेबल एंड वैलिड शेल होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्ची। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल कंटीजेंट गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल अग्रीमेंट टू सेल कंटीजेंट गुड्स की बात करी तो यहां पर आइए हम लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आइए, मिस्टर ए अग्रीज टू सेल 100 पेयर्स ऑफ ब्रांडेड शूज टू मिस्टर बी। मिस्टर ए अग्रीज टू सेल 100 पेयर्स ऑफ branded shoes to Mr. B provided his overseas supplier is able to deliver the goods on time. The supplier fails to ship and shoes due to sudden export can ban the, समझिएगा, due to sudden export ban in the country Mr. B sued for A for breach of contract. Is Mr. A is liable? तो आइए हम लोग यहां पर समझते हैं बच्ची। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्ट according to section 6 subsection 2 of the Sales of Goods Act 1930, when the acquisition of goods depends upon an uncertain contingency, the contract is considered an agreement to sell is a contingent goods. In such cases, if the contingency fails, the agreement becomes void. तो बच्चे यहां पर क्या हो, ये contingent goods है जो किसी घटना के होने पे या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होता है, कंटिजेंसी फेल कर गया तो एग्रीमेंट बच्चे यहां पर वॉइड बन जाता है। हेंस द डिलीवरी ऑफ गुड्स वाज डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर एबिलिटी। तो ये बच्चे अगर हम बात करें, ये डिलीवरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लायर की एबिलिटी टू ship the shoes since the export was banned which was uncontrollable contingency। यहां पर जो बैन लगाया गया जो आपके कंट्रोल से बाहर है, द फेलियर वॉज नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ ए। बच्चे यहां पर एक ही गलती थोड़ी न थी, भाई बैन लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यहां पर सरकार ने बैन लगाई है, तो इसमें ए का क्या गलती है, इसका तो कोई दोषी नहीं है। तो यहां पर कह सकता मिस्टर ए इज नॉट लाइबल एंड अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। अग्रीमेंट वॉइड बन जाता है और ये इसके लिए लाइबल नहीं होगा ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटीज के केस में क्या होता, सब्जेक्ट मैटर यहां पर खत्म हो चुका है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे बच्ची। एक होता सेल और एक होता हायर परचेज। आपको पता है सेल क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है। तो आइए हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम समझते हैं। एक्स एंटर इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट फॉर फ्रिज वर्थ 40,000 with Y. X pays 4 monthly installment 5,000 each, but a default on 5th installment. Y reposes the freeze and X sues Y for breach of contract, claiming he owns the freeze. X is claim, क्या X का क्लेम ये वैलिड माना जाएगा? तो आइए हम लोग देखते हैं। अंडर द हायर परचेज अग्रीमेंट ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर। बच्ची ओनरशिप ट्रांसफर तभी होगा जब पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आप कर दोगे। यहां पर सारा इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट नहीं करा है, तो अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट द ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर until the final installment is paid. Until then the hirer acts merely in a possession of the goods. The seller Y retain ownership. ये क्या कर सकता है, गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है। In this case, X paid only part of the total amount and defaulted before completion. As per law, Y is within his right to repossess the fridge since ownership was never a transfer. जब तक पेमेंट सारा नहीं करोगे तो कर सकता है। Therefore, X claim is invalid. बच्ची यहां पर X claim is invalid. Y acted within the legal right. Y ने जो एक्टिविटी करा है वो अपने अथॉरिटीज के अंदर रह करके करा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट रिमेन हायर परचेज नॉट अ सेल। बच्चे हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब सारे के सारे इंस्टॉलमेंट ईएमआई जो है आप पेमेंट करोगे तभी। आप यहां पर क्या करा है, आपने 4 इंस्टॉलमेंट तो आपने पे करा, 5th इंस्टॉलमेंट में जाकर के आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक सारा पेमेंट नहीं हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आइए समझते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझेंगे। P agrees to sell. P agrees to sell his motorbike. P agrees to sell his motorbike to Q. They agrees on price and
दे एग्रीज ऑन प्राइस एंड क्यू फेल्स pays in full, but it is decided that delivery will happen after 10 days. Before the 10 days pass, the motorbike is destroyed in a garage fire. Q demand a refund. क्या ऐसा इज पी लाइबल? क्या पी लाइबल रहेगा? फिर से पढ़ेंगे। पी अग्रीज टू सेल हिज मोटर बाइक टू की। यहां पर कौन है बच्चे? पी है, और यहां पर की है, क्यू है। पी एग्रीज टू सेल, पी जो है अपना मोटरसाइकिल बेचना चाह रहा है। क्यू एग्रीज ऑन द प्राइस एंड क्यू पेज फुल। क्यू ने क्या करा बच्चे? फुल पे कर दिया। बट इट इज डिसाइडेड दैट डिलीवरी विल हैपन आफ्टर 10 डेज। समझिएगा, यहां पर पी है, यहां पर क्यू है, दो लोग हैं। पी ने क्यू को सेल करा अपना मोटर बाइक, क्यू ने यहां पर पूरे का पूरे पेमेंट कर दिया है, ये कहते हुए कि देख भाई डिलीवरी मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे डिलीवरी कर देना अब 10 दिन बाद, पेमेंट तुम ले लो। यहां पर फुल कर दिया। बट इट इज डिसाइडेड दैट डिलीवरी विल हैपन आफ्टर 10 डेज। बिफोर 10 डेज पास, मोटर बाइक डिस्ट्रॉय इन अ गैरेज फायर। क्यू डिमांड्स अ रिफंड। क्या पी इज द लाइबल? कैसा कर सकते हैं? समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आइए हम लोग बच्चे बात करेंगे यहां पर एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप की बात की जाती है, इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। यहां पर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर इमीडिएटली नहीं किया है, क्योंकि यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड फ्यूचर डेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल। बच्चे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? अग्रीमेंट टू सेल है। अब समझिएगा, सिंस द डिस्ट्रॉय वाज स्केड्यूल्ड आफ्टर 10 डेज, ओनरशिप हैड नॉट येट टू पासेस टू क्यू। एज अ रिजल्ट द गुड्स वर स्टिल एट अ पी रिस्क। बच्चे यहां पर पी के रिस्क पे है, हेंस P is liable to refund Q money. The agreement is avoided due to destruction of goods before ownership was transfer. यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो P इज अ लाइबल, ये P जो है लाइबल है रिफंड के लिए, Q मनी। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। मैंने बताया था जब सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करी जाती है बच्चे, तो जहां पर सिंबल, जैसे कार की डिलीवरी करना है तो कार के लिए हमें क्या डिलीवर की, उसके लिए की जो है उसका चाबी जो है क्या है बच्चे? सिंबॉलिक डिलीवरी। जेड अग्रीज टू सेल 500 बैग्स ऑफ राइस स्टोर इन अ वेयर हाउसेस टू एम इंस्टीड ऑफ फिजिकली ट्रांसफरिंग द बैग्स। जेड हैंडेड ओवर द वेयर हाउस रिसीट एंड की to M. Later, Z claimed that never gave actual delivery. Is the delivery is valid? आइए देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइन डिलीवरी एज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या करना होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर करना होता है बच्चे, पोजीशन। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स handing over documents or item representing the goods such as a warehouse key or a receipt or as a commercial customs। यहां पर अगर हम बात करें, Z give M the key and warehouse receipt, this is a valid symbolic delivery even though no physical transfer look, therefore the delivery is valid। M is considered as a have received of position of goods। बच्चे यहां पर जो उसको रिसिप्ट मिला है, जो रिसीट मिला है, ये इस बात का ही सबूत है कि यहां पर क्या है, उसका गुड्स यहां पर रखा हुआ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सा, ये क्या है? मैं कह सकता हूं एम इज कंसिडर्ड एज अ हैव रिसीव्ड पोजीशन। तो उसको एक पोजीशन गुड्स का जो रिसीट है वो इस बात का सबूत है कि उसके पास क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी है। चलिए उसके बाद बात करें बच्ची, गुड्स पेरिस बिफोर सेल। जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है या पेरिस हो जाता है, खराब हो जाता है सेल करने से पहले, तो क्या होगा? ए एग्रीज टू सेल बी 100 carton of mangoes stored in a cold storage unknown to both parties। दोनों पार्टीज अनअवेयर है। a cooling failure had already exploited and mangoes before agreement। later A refused to deliver and B issue him
ए इज लाइबल, क्या ये यहाँ पर लाइबल होगा? अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इफ द स्पेसिफिक गुड्स हैव ऑलरेडी पेरिस्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट शेयर नॉलेज, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। तो यहाँ पर मैंगोज वर डिस्ट्रॉयड बिफोर अग्रीमेंट एंड नाइदर पार्टी वॉज अवेयर since the subject matter of contract was not existence at the time of agreement becomes the void ab initio, hence A is not liable and B cannot enforce the agreement। B यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता है, दोनों अनअवेयर है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इस तरह से मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया। बाकी हम लोग अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने करा रखा है अपने चैनल पे, जरूर उसको जाकर के देखिए। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जो है मई 2025 में है। आप जरूर देख सकते हैं और जितने अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।